हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C2 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है रीति काव्य का स्वरूप एवं विकास। इस वीडियो में हम रीति काव्य का प्रवर्तन और इसके जो आगे के विषय हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में सबसे पहले केशव दास ने काव्य के सभी अंगों के शास्त्रीय ढंग से विवेचन किया। उनके इस ग्रंथ का नाम कविप्रिया है, यानी कि जो केशव दास थे उनका जो ग्रंथ है कविप्रिया, इसमें उन्होंने काव्य के जितने भी अंग थे, शास्त्रीय अंग, उनका अच्छे तरीके से विवेचन विश्लेषण किया है। जैसे कि दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये सारे रस, छंद, अलंकार, ये सब काव्य के अंग हैं, शास्त्रीय अंग हैं। तो इन्होंने कविप्रिया में इन सभी को दिखाया है, इन सभी का विश्लेषण किया है। पर रीति काव्य की शुरुआत केशवदास से नाम मानकर चिंतामणि से मानी जाती है, जिनका काल केशवदास से 50 वर्ष बाद आता है। चिंतामणि से रीति काल की शुरुआत मानी जाती है। अब इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि केशवदास से रीति काल की शुरुआत क्यों नहीं मानी जाती। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि केशवदास ने जिस काव्य शास्त्रीय परंपरा का आधार पर काव्य का विश्लेषण किया था, पुरानी पद्धति थी, यानी कि इन्होंने जिस शास्त्रीय परंपरा पर अपने काव्य लिखा था कविप्रिया, ये पुरानी पद्धति थी, इसलिए इसको रीति काल में नहीं रखा गया। चिंतामणि से रीति काल की शुरुआत इसलिए ही मानी जाती है। और हिंदी के रीति कवियों ने उसका अनुसरण नहीं किया। हिंदी साहित्य के जो रीति कवि थे, उन्होंने इसको नहीं माना। केशव अलंकार को प्रधान मानने वाले चमत्कारी कवि थे, जो अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं कर सके। केशव दास जो थे वो अलंकार को प्रधान, इनके काव्य में अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है, चमत्कार देखने को मिलता है, लेकिन ये अलंकार और अलंकार्य इन दोनों शब्दों में भेद नहीं कर पाए, इन दोनों शब्दों को अलग अलग तौर पर नहीं बता पाए, इन्होंने दोनों को एक ही माना। हिंदी के कवियों में उस पुरानी परिपाटी को छोड़कर चंद्रालोक और कुवलयानंद की परंपरा का अनुसरण किया। हिंदी में इस परंपरा का अनुसरण करने वाले पहले कवि चिंतामणि त्रिपाठी हैं, यानी कि जो परंपरा है कुवलयानंद और चंद्रालोक की परंपरा, इसका हिंदी में सबसे पहले जो प्रयोग किया वो चिंतामणि त्रिपाठी ने किया। तो इसलिए रीति काव्य में चिंतामणि त्रिपाठी को पहला कवि माना जाता है, जिन्होंने 1643 ईस्वी के आसपास काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। अब इसका 5th पार्ट है रीति काल का नामकरण। इससे पहले के जो 3 पार्ट थे रीति काल के, प्रमुख भेद, उत्पत्ति रीति काल की, तो वो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बना दिया। ये इसका 5th पार्ट है रीति काल का नामकरण। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के नामकरण के प्रश्न पर विद्वानों में मत एक नहीं है। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। तो इसके रीतिकाल के नामकरण पर भी विद्वान एक मत नहीं है। मत एक के मतलब एक मत नहीं है वो लोग। इसे रीतिकाल, श्रृंगार काल, कलाकाल, अलंकृत काल, काव्य कलाकाल, अलग अलग नामों से हर विद्वान ने अपने अलग अलग मत दिए और अलग अलग नामकरण किया है इसका। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने से अलंकृत काल कहा, रामा शंकर शुक्ल रसाल ने से कलाकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने से श्रृंगार काल नाम दिया। लेकिन जो नामकरण सबने मान लिया और माना गया, सबसे ऊपर माना गया है वो है रीतिकाल। रीतिकाल नामकरण जो किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था और ये सारे विद्वानों ने मान लिया, ये सही था नामकरण, तो इसलिए इसको सारे विद्वानों ने मान भी लिया। अब है रीति काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो रीति काव्य की क्या क्या खास विशेषताएं थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी। संस्कृत की दरबारी परंपरा का रीतिवाद इस काल की स्थिति परिस्थिति का सहारा पाकर प्रबल हुआ। ये जो रीतिवादी परंपरा थी ये संस्कृत के दरबार में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसलिए इसकी स्थिति और परिस्थिति, संस्कृत की दरबारी परंपरा जो थी उसकी जो स्थितियाँ थी उनके आधार पर ही हिंदी काल, हमारे जो रीति साहित्य है हिंदी साहित्य, उसमें भी रीति काल की जो परंपरा है वो संस्कृत से ली गई है। इस रीतिवादी प्रबलता में प्रधान रूप से अलंकार निरूपण, श्रृंगार चित्रण, 12 मासा वर्णन तथा नायिका भेद की परंपरा को प्रश्रय मिला। इसकी जो विशेषताएं थी, इसमें सबसे पहले अलंकार निरूपण होता था, रीतिकाल में श्रृंगारिक वर्णन होता था, 12 मासा वर्णन, नायिका भेद, नायक नायिका का सौंदर्य चित्रण, ये सब होता था इसमें। संस्कृत की रीतिवादी परंपरा का अनुकरण इस हद तक किया गया कि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण
मतीराम और भूषण वो चिंतामणि के भाई हैं दोनों, ने कथे और कथनों दोनों की भंगिमा में सामंत वर्ग की सौंदर्य विरूचियों का वर्णन किया। तो ये जो कवि हैं इन्होंने सामंत वर्ग की जो सौंदर्य वर्णन था उसका चित्रण किया है अपने काव्य में, और उनकी जो जो रुचियाँ थी वो जो चाहते थे ये उसके अनुसार ही लिखते थे, क्योंकि ये आश्रित कवि होते थे तो ये वैसा ही लिखते थे जैसा इनके राजा महाराजा चाहते थे, सामंत चाहते थे। ये सामंत वर्ग 17वीं 18वीं शताब्दी में इतना पतित हुआ कि दरबारी काव्य परंपरा पर उस पतन की सीधी छाप दिखाई देती है। यानी कि ये जो सामंत वर्ग था इसका पतन हो गया 17वीं 18वीं शताब्दी में, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हो गया था, अंग्रेज आ गए थे भारत में और भारत गुलाम हो गया था। तो जो सामंत वर्ग थे, छोटे छोटे सामंत थे, वो खत्म हो गए थे, उनकी जैसे पतन ही हो गया था। तो जब इनका पतन, सामंत वर्ग का पतन हो, तो दरबारी परंपरा का भी पतन हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने राजपाट संभाल लिया था। तो इसलिए इस दरबारी काव्य परंपरा का सीधा विरोध रीतिकाल की अंतिम सीमा रेखा पर आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु बाबू ने किया और इसकी रूढ़ियों से साहित्य को मुक्त किया। यानी कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए थे तो फिर रीतिकाल जो है उसका तो पतन हो गया था। रीतिकाल के संबंधित जो आशयदाताओं की प्रशंसा वगैरह, श्रृंगारिक वर्णन, ये सब होता था, ये खत्म हो गया था और लोगों में भारतेंदु युग शुरू हो गया था। भारतेंदु युग यानी कि आधुनिक काल का पहला युग जो था भारतेंदु युग था, ये शुरू हो गया था। तो इसमें राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं और देश की दुर्दशा से संबंधित और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो इसलिए रीतिकाल की श्रृंगार परक रचनाएं खत्म हो गई थी और उसकी जो रूढ़ियाँ थी ये भी भारतेंदु युग के आने से खत्म हो गई थी। इस काल में ये भी सिद्ध हुआ कि रीति काव्य का श्रृंगार रसवादी न होकर चमत्कारवादी, झूठा एवं कृत्रिम है। यानी कि रीति काल जो था उसमें कवि जो थे वो अपनी जो कल्पना होती थी उससे संबंधित लिखते थे राजाओं के बारे में, और उसमें झूठ ज़्यादा होता था, सच्चाई बहुत कम होती थी। ऐतिहासिकता जो थी वो बहुत कम देखने को मिलती थी। उसमें राजाओं के चमत्कार और झूठ, कल्पना, ये सभी होता था। मतलब जैसा राजा चाहते थे कवि वैसा ही लिखते थे उनके लिए। तो इसलिए इसमें झूठ ज़्यादा होता था। राजा अब जैसा चाहेंगे वैसे तो कवि लिखेंगे ना। राजा अपनी झूठी प्रशंसा करवाते थे तो कवि वैसा ही लिखते थे। तो इसलिए झूठ ज़्यादा होता था, ऐतिहासिकता कम देखने को मिलती थी। क्योंकि अगर कवि सच बोल देंगे तो फिर राजा उनको दंड देते थे अगर कवि सच बोल देते थे। जीवन में काव्य के प्रति उनकी प्रवृत्तियों का दृष्टिकोण केशव के इस दोहे में देखा जा सकता है। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अब इसकी स्पष्ट विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण यानी कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथों को ही कहते हैं। रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि खास विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथ का मतलब उस लक्षण ग्रंथ से है जिसमें काव्यांगों के लक्षण निरूपण करके उनके उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित पद दिए जाते हैं। यानी कि लक्षण ग्रंथ होते थे। पहले दोहे में तो ये लोग जो होते थे लक्षण दे देते थे, जैसे 4-5 लक्षण दे दिए पहले दोहे में, और फिर उस एक लक्षण को लेकर उससे कविता के बाकी दोहे बनाते थे। जैसे एक लक्षण लिया उससे दूसरा दोहा बना दिया, फिर दूसरा लक्षण लिया उससे तीसरा दोहा बना दिया। तो इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखते थे। पहले लक्षण देते थे फिर उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे ये लोग रीतिकाल के जो कवि थे। रीति ग्रंथ का मतलब उस लक्षण ग्रंथ है जिसमें काव्यांगों के लक्षण निरूपण करके उनके उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित पद दिए जाते हैं। वही जो मैंने भी समझाया। इस काल के कवियों में कविता लिखने की यह प्रणाली बना ली थी कि पहले दोहे में लक्षण, जो मैंने भी बताया, पहले दोहे में ही लक्षण लिखते थे और फिर उसके बाद के जितने भी दोहे होते थे उसमें उदाहरण के रूप में कविताएं लिखते थे, स्वनिर्मित कविताएं उपस्थित करते थे। इसलिए इस काल का रचनाकार आचार्य और कवि दोनों के रूप में एक साथ निभाने का प्रयत्न करता है। यानी कि ये इस काल के जो कवि थे उनको आचार्य भी बोला जाता था, क्योंकि ये काव्य शास्त्र के जो लक्षण होते थे पहले वो लिखते थे और उसके आधार पर कविताएं लिखते थे उसके आधार के तौर पर, तो इसलिए इनको आचार्य भी कहा जाता है। लेकिन इनसे सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण पर गहरा असर पड़ा। साथ ही इस काल के लक्षण ग्रंथों में नए सिद्धांत, नए मत सामने नहीं आए, बल्कि पुराने मतों को ही दोहराया गया। यानी कि ये जो काल था इसमें लक्षण ग्रंथों में नए सिद्धांत सामने नहीं आए, पुराने जो सिद्धांत थे, पुराने जो मत थे वही दोहराए गए, नया कुछ भी नहीं हुआ इस काल में। अब इन रीतिकालीन विद्वानों में उस प्रौढ़ एवं संतुलित विवेचन शक्ति का अभाव था जो एक आचार्य के लिए जरूरी होती है।
यानी कि जो एक आचार्य के लिए शक्ति जरूरी होती है, आचार्य सब कुछ समझाता है, वो सब नहीं था इसमें। बस श्रृंगारिक करती और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे, तो इसलिए उसी के आधार पर इन्हें आचार्य नाम दिया गया। आचार्य वाली कोई विशेषता इनमें देखने को नहीं मिलती, अतः ये कभी आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। एक विद्वान है जिन्होंने इनको आचार्य नाम दिया है, बाकी विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते, वो नहीं मानते कि इन कवियों को आचार्य कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति का मूल भी इस काल के सामंतों की मनोवृत्ति में ढूंढा जा सकता है। ये साहित्य के पारखी नहीं थे, बल्कि ऐसे विलासी रईस थे जिनमें तर्क की सूक्ष्मता को समझने की ना तो शक्ति थी और ना ही अवकाश था। यानी कि इस काल के जो सामंत थे वो बस कवियों से अपने बारे में अपनी प्रशंसाएं करवाते रहते थे, सौंदर्य वर्णन करवाते रहते थे। वो तर्क पर ध्यान नहीं देते थे, ना ही वो उनको तर्क समझने की शक्ति थी उनमें, और ना ही वो उसको अवकाश देते थे। इस काल के रईसों को ये मतलब नहीं था कि कवि क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार लिख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी प्रशंसा पे ध्यान देते थे, उसके अर्थ को नहीं समझते थे। फिर भी काव्य को समझने के लिए उसके विषयों में थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी था। इस काल के कवियों में उनकी ऐसी आवश्यकता की पूर्ति थी। यानी कि इस काल के जो कवि थे ये सिर्फ सामंतों की जो आवश्यकताएं होती थी, वो जिस प्रकार की कविताएं कहते थे बस वही उसी प्रकार की कविताएं लिख देते थे, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। सामंतों को कोई मतलब नहीं था कि आचार्य क्या लिख रहे हैं, बस वो जैसा चाहते थे आचार्य वैसा ही लिख देते थे। इन रीति ग्रंथों के रचयिता सदृश्य और कुशल कवि थे। उनका मूल उद्देश्य काव्य की रचना करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण। अतः इनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपनी कविता में के माध्यम से रस और अलंकार आदि के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि इनकी यह विशेषता है कि इन्होंने अपनी कविता में अलंकार के और रस के जो है सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पर ध्यान रखना होगा कि इस काल में कवियों ने शास्त्र पहले लिखा, बाद में कविता। यानी लक्षण शास्त्र वही है, लक्षण जो मैंने अभी बताया, पहले पद में पहले दोहे में शास्त्र लिखते थे लोग और उसके बाद में उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। प्रेम श्रृंगार के वर्णन में इन कवियों का भावना लोक उदात्त एवं परिष्कृत से कोसों दूर है। कुहड़पन और कवि कुरुचि का काव्य में साम्राज्य है। अब इसकी सेकंड विशेषता है श्रृंगार वर्णन। इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है। इस कारण भी उस काल के सामाजिक संदर्भों, साहित्यिक परंपराओं और राजाओं की मनोवृत्तियों में ढूंढा जा सकता है। यानी कि राजाओं की जो मनोवृत्तियां होती थी, उनकी जो सोच होती थी, वो श्रृंगार से परिपूर्ण थी, श्रृंगार से भरपूर थी। तो इसलिए उस काल के जो कवि होते थे वो श्रृंगार से संबंधित ही पद लिखते थे, कविताएं लिखते थे। सामंत वर्ग काम देवता का उपासक था और नारी में काम रीति के स्वाद ही इन्हें प्रिय था। यानी कि नारी के सौंदर्य रूप का जो था इन्हें पसंद था सामंत वर्ग को, तो इसलिए कवि जो थे वो इनके लिए नारी से संबंधित, नारी के रूप, सौंदर्य, श्रृंगार से संबंधित ही पद लिखते थे, कविताएं लिखते थे। ये अपने जीवन में ही नहीं, कविता में भी श्रृंगार देखना चाहते थे। सामंत जो थे वो अपनी कविता में भी श्रृंगार देखना चाहते थे। जीवन में तो इनके श्रृंगार था ही, लेकिन कविता में भी देखना चाहते थे। इस काल के कवियों ने श्रृंगार को केंद्र में रखकर कविता लिखी, पर इस काल के श्रृंगार में संतुलित दृष्टि का अभाव था। यानी कि इन्होंने श्रृंगार को केंद्र में रखकर कविता तो लिखी, लेकिन श्रृंगार जो था उसमें संतुलन नहीं बिठा पाए। इसमें प्रेमिका के व्यक्तित्व नहीं उभर सका। प्रेमिका जो होती थी, नायिका जो होती थी, उसका व्यक्तित्व नहीं उभर पाता था इसमें। बस नायिका के रूप, सौंदर्य का वर्णन करते थे, उसकी आत्मा वो किस प्रकार की थी, उसका स्वभाव कैसा था, इस सब का वर्णन ये लोग नहीं करते थे। ये बताया गया है नारी का मांसल शरीर, यानी कि लोग नारी के शरीर से संबंधित, उसका श्रृंगार और सौंदर्य से संबंधित ही रचनाएं करते थे। उसकी आत्मा यानी कि उसके स्वभाव से संबंधित रचनाएं नहीं करते थे लोग। मादकता श्रृंगार रीतिकालीन श्रृंगार की उल्लेखनीय विशेषता है। रीतिकालीन कवि अपनी कविता को मादकता के तत्वों से परिपूर्ण रखना चाहते थे, इसलिए कवि बाह्य आडंबर पूर्ण वातावरण और भड़कीली वेशभूषा का वर्णन करते थे। अब ये जो कवि होते थे ये भड़कीली वेशभूषा का वर्णन करते थे, क्योंकि जो इनकी नायिकाएं होती थी वो राजमहलों में रहती थी, रानियां होती थी, तो इसलिए भड़कीली वेशभूषा का वर्णन करते थे। आडंबर पूर्ण वातावरण का भी, उनकी नायिकाएं विशाल महलों में रहती थी, जो मैंने अभी बताया। उनकी सेज की चादरें चांदनी में लज्जित करती थी। ऐसी नारी उन्हें पसंद नहीं जिसमें कटाक्ष निक्षेप की क्षमता ना हो। रीतिकालीन काव्य में राधा और कृष्ण का नाम बार बार लिया जाता है।
यानी कि जो रीतिकालीन काव्य है इसमें राधा और कृष्ण का नाम बार बार लिया जाता है, लेकिन ये भक्ति से संबंधित, भक्ति के लिए राधा और कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि सौंदर्य के लिए, श्रृंगार के लिए राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है। पर नाम लेने भर से ये भक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी मूल प्रेरणा भक्ति नहीं थी, जो मैंने अभी बताया। भक्ति के लिए लोग राधा कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, सौंदर्य के लिए, श्रृंगार के लिए राधा कृष्ण का नाम लेते थे। राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित जो श्रृंगार था उसके लिए ये लोग राधा कृष्ण का नाम लेते थे। प्रधानता ऐतिहासिक परक श्रृंगार की है, जो मैंने अभी बताया। भक्ति भावना का इस्तेमाल कवियों ने ढाल के रूप में किया, यानी कि ये जो भक्ति भावना थी राधा कृष्ण की, इसका इस्तेमाल तो किया इन्होंने, लेकिन श्रृंगार की ढाल बनाकर किया। अब ये छोड़ रही हूँ मैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और थर्ड है इसका वीर काव्य। रीतिकाल में सामान्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाओं की ही प्रधानता थी, तथापि श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की धारा भी अपनी मंद मंथर गति से बह रही थी। यानी कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की तो प्रधानता थी, लेकिन ये जो वीर रस था ये भी देखने को मिलता है रीतिकाल में, वीर रस की धारा भी बह रही थी। शाहजहां का शासनकाल तो पर्याप्त सुख शांति का युग था, परंतु औरंगजेब की गद्दी पर बैठते ही विपत्ति के बादल मंडराने लगे। उसकी धर्मांधता और कट्टर नीति ने संपूर्ण वातावरण को विक्षुब्ध कर दिया। उसके नित नए अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप देश के कुछ वीर शासक औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। यानी कि औरंगजेब जो थे, इनका जो शासनकाल था, समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां फैल गई थी, पूरे देश में बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, लोग गरीब हो गए थे। इनकी जो नीति थी वो कट्टर नीति थी, तो उससे पूरा वातावरण खराब हो गया था, जिसके कारण औरंगजेब के विरुद्ध कुछ शासक जो थे, राज्यों के शासक जो थे, सामंत और शासक जो थे, वो खड़े हो गए थे। जैसे, और ये लोग जो खड़े हुए थे तो इनकी प्रशंसा के लिए, इनको प्रेरित करने के लिए जो इस काल के कवि थे उन्होंने रचनाएं की थी, तो इसलिए इनकी प्रशंसा करते थे। तो ये लोग अपनी रचनाओं को पढ़कर बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे और ये और ज़्यादा औरंगजेब के विरुद्ध खड़े होते थे। और जो दूसरे शासक थे, रचनाएं पढ़ कर वो भी औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए थे। तो पहले थे दक्षिण में महाराज शिवाजी। दक्षिण में महाराज शिवाजी थे, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह थे, राजस्थान में महाराज जसवंत सिंह तथा मध्य प्रदेश में छत्रसाल। तो ये जो थे राजाएं, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए थे। और इन राजाओं को देखकर और वीर काव्य से संबंधित जो रचनाएं होती थी उनको पढ़कर और भी दूसरे राजाओं को प्रेरणा मिली और वो लोग भी खड़े हुए थे औरंगजेब के विरुद्ध। इनकी वीरता की भावना से प्रेरित होकर तथा इनके वीरत्व को सजग बनाए रखने के लिए, यानी कि इनका जो जोश था उसको बनाए रखने के लिए कवियों ने रचनाएं लिखी थी, काव्य रचना की थी। वीर रसात्मक काव्य रचना को पर्याप्त बल मिलने लगा था, यानी कि वीर काव्य से संबंधित रचनाएं की कवियों ने, इनकी जो जोश था उसको बनाए रखने के लिए और इनको प्रेरित करने के लिए। मुख्य धारा श्रृंगार परक होने पर भी भूषण, सूदन, पद्माकर, गोरेलाल, गुरु गोविंद सिंह आदि कवि वीर काव्यों के सृजन में गहरी रुचि लेने लगे थे। यानी कि ये लोग जो थे, भूषण, ये सारे कवि हैं, तो ये लोग भी वीर काव्य में गहरी रुचि लेने लगे थे और इनसे प्रेरित होकर जो योद्धा होते थे उनकी नसों में उष्ण रक्त प्रवाहित होने लगा, यानी कि उनके अंदर जोश आ गया था। तो जोश से ये लोग लड़ने लगे थे। जब इन्होंने देखा कि सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जो कवि हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, भूषण ने सबसे ज़्यादा वीर काव्य से संबंधित रचनाएं की थी, तो उन्होंने देखा कि सारे कवि भी और जनता भी हमारा साथ दे रही है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो ये औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हुए। भूषण का वीर काव्य रस का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना जाता है, यानी कि भूषण का काव्य जो है उसमें वीर रस की प्रधानता है और सबसे ज्यादा भूषण ने वीर रस पे लिखा है। वे तत्कालीन जनजागरण के प्रहरी बनकर काव्य क्षेत्र में उतरे थे, यानी कि वो तत्कालीन जनजागरण से संबंधित कवि हैं। यद्यपि रीतिकालीन वीर रस के कवियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, फिर भी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में इनका योगदान निश्चित ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जो रीतिकाल में वीर रस की जो प्रधानता है वो बहुत कम है, वीर रस कम है, वीर रस से संबंधित कम लोगों ने, कम कवियों ने लिखा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब फोर्थ पार्ट है इसका नीति काव्य। तो चलिए नीति काव्य का देख लेते हैं। नीति काव्य का सृजन भी रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यानी कि नीति काव्य जो है ये भी रीतिकाल में लिखा गया था। संस्कृत साहित्य में नीति काव्य की एक विशाल एवं समृद्ध परंपरा थी, जिसका हिंदी कवियों पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। यानी कि जो नीति काव्य परंपरा है संस्कृत काव्य में, संस्कृत साहित्य में देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव हिंदी कवियों पर भी पड़ा। सबसे पहले जो है नीति संबंधी दोहे तुलसी और रहीम ने लिखे थे, तुलसी, कबीर और रहीम ने। भक्ति काल में भी नीति संबंधी प्रचुर सामग्री मिल जाती है। भक्ति काल में जो कबीर थे और तुलसी थे और रहीम थे, इन्होंने नीति संबंधी दोहे लिखे थे, और जो रहीम थे इनको नीति का डिक्टेटर माना जाता है। नीति संबंधी दोहे नीति का सम्राट माना जाता है रहीम को। कवियों ने नीति विषयक सूक्तियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं, यानी कि सूक्तियाँ, इनके जो नीति काव्य से संबंधित दोहे हैं उनको सूक्तियाँ नाम दिया है कवियों ने, विद्वानों ने, भक्ति काल की नीति काव्य परंपरा ही रीतिकाल तक आते आते अधिक समृद्ध एवं जनप्रिय हो गई। ये जो नीति काव्य परंपरा थी, ये रीतिकाल में आते आते जनता में लोकप्रिय हो गई थी और बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई थी। रीतिकाल में नीति विषयक रचनाएं करने वालों में वृंद, गिरिधर, कविराय, घाघ, बेताल, दीनदयाल गिरी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय। मतलब ये जो सारे कवि थे, इन लोगों ने नीति संबंधित रचनाएं की थी, नीति काव्य से संबंधित। इन कवियों की रचनाओं में जीवन के अनेक प्रभावशाली अनुभव छुपी हुई शैली में कहे गए हैं। यद्यपि साहित्य में चमत्कार का पुट अवश्य मिल जाता है, परंतु इनसे रस की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने इसे कविता न कहकर सूक्ति साहित्य कहा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने नीति काव्य से संबंधित जो दोहे हैं उन्हें कविता नहीं कहा, बल्कि सूक्ति साहित्य कहा। विषय की विविधता और सूझ की विचित्रता के कारण यह जनता का कंठार बन गया। यानी कि ये जो नीति काव्य था, इसमें विषय की विविधता थी और सूझबूझ विचित्रता थी, सूझबूझ की, तो जिसके कारण जनता को ये अच्छा लगने लगा था, जनता में लोकप्रिय हो गया था और उनका कंठार बन गया था। इसमें कंठस्थ हो जाने का गुण भी है, जिसने इसे सर्वप्रिय बना दिया। यानी कि सबको पसंद आने लगा ये नीति काव्य। अब इसका 5th पार्ट है स्वच्छंद काव्य अथवा रीतिमुक्त काव्य धारा। अब रीतिमुक्त काव्य धारा में जो कवि आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। रीतिकाल के अधिकांश कवि या तो लक्षण ग्रंथ लिखते थे या उन लक्षण ग्रंथों को अपना आदर्श मानकर काव्य रचना करते थे। मतलब जो कवि लक्षण ग्रंथ लिखते थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता था, और जो लक्षण ग्रंथों को अपना आदर्श मानकर रचनाएं करते थे उन्हें वो मैं कुछ काम कर रही थी। तो जो लोग लक्षण ग्रंथ लिखते थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया, और जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को अपना आदर्श माना, यानी कि लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उनसे कुछ जो होता था लेकर वो लिखते रहे, उसको अपना आदर्श मानकर लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर रचना करते रहे, तो उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। अब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के अलावा एक और काव्य धारा थी, रीति मुक्त काव्य धारा। तो उसमें वो कवि आते थे ना ही जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही लक्षण ग्रंथों को इन्होंने आधार बनाया, ना ही लक्षण ग्रंथों को अपना आदर्श मानकर कविता लिखी, बल्कि इन्होंने स्वच्छ तरीके से स्वतंत्र होकर अपनी अलग काव्य धारा बनाई। इस प्रवृत्ति के अलावा इस युग में एक और काव्य धारा भी चल रही थी, जिसे स्वच्छंद काव्य धारा, जो मैंने अभी बताया, स्वच्छंद तरीके से इन्होंने अपनी काव्य रचना की, और इन्हें रीतिमुक्त काव्य धारा या फिर स्वच्छंद काव्य धारा कहा जाता है। स्वच्छंदता का अर्थ यहाँ परंपराओं और रूढ़ियों का त्याग है। यानी कि इन कवियों ने परंपराएं जो थी उस समय की, यही लक्षण ग्रंथ लिखने वाली, और जो रूढ़ियाँ थी उन सबका त्याग कर दिया, स्वच्छंद तरीके से अपनी कविताएं करी। स्वच्छंदतावादी कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनके आधार पर काव्य रचना की। किसी मिश्रित आधार या बंधे बंधाए नियमों के अधीन रहकर काव्य रचना करना उनको स्वीकार नहीं था। यानी कि बंधे बंधाए तरीके के आधार पर काव्य रचना नहीं करते थे। इन कवियों के काव्य में नवीनता एवं मौलिकता की प्रधानता है, क्योंकि ये पीछे की ओर न झांककर समवर्ती जीवन से प्रेरणा लेते थे। इनका काव्य अलंकारों के बोझ से दबा हुआ ना होकर अनुभूति प्रधान है। यानी कि इनके काव्य में अलंकार नहीं देखने को मिलते, बल्कि अनुभूतियाँ देखने को मिलती हैं, उनके जो जीवन से उसके अनुभव देखने को मिलते हैं। ये सब इनके काव्य के विषय होते थे। इनके काव्य का जो विषय था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था इनके काव्य का विषय।
भाषा के क्षेत्र में भी इन्होंने केशव आदि रीतिबद्ध कवियों की तरह शब्दों की लड़ियां सजाने के मुंह में न पड़कर अर्थ वैचित्र्य को ही महत्व दिया। यानी कि ये अलंकारों को जोड़कर अलंकारों और रसों का समन्वय स्थापित कर जो पुराने कवि थे केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण वगैरह, तो ये लोग अलंकारों और जो रस होते थे उसको जोड़कर कवि उसको एक रूप देते थे, काव्य को लड़ियों की तरह सजाते थे उसको। और लेकिन ये जो रीति मुक्त काव्यधारा कवि थे, इन्होंने वैचित्र्य को महत्व दिया। इन्होंने ये जो अलंकार वगैरह है इनको महत्व नहीं दिया, बल्कि वैचित्र्य को महत्व दिया। इनका श्रृंगार चित्रण भी अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, संयत और स्वच्छ था। इनका जो श्रृंगार चित्रण था वो स्वच्छ था, इसमें अश्लीलता वगैरह देखने को नहीं मिलती। संक्षेप में इनके पास प्रेम की सच्ची अनुभूति है, जिसे इन्होंने उदात्त रूप में वर्णन किया है। यानी कि प्रेम की इनके पास सच्ची अनुभूति और उदात्त रूप में इनका जो है प्रेम वो देखने को मिलता है। स्वच्छंदता एवं स्वच्छंद काव्यधारा के विकास में योगदान देने वाले कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर बोधा और द्विजदेव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। घनानंद जो है इन सब में प्रमुख हैं। तो ये सारे जो कवि हैं ये स्वच्छंद काव्यधारा के यानी कि रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो इसके आगे वाली दूसरी वीडियो में हम शिल्प पक्ष देखेंगे रीति काव्य का।